दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्हील्स मीडिया पर आपका स्वागत है। पूरे भारत में यदि कोई राज्य चर्चा में है तो वह बिहार है। इसलिए सबसे पहले बिहार को ही प्रणाम कर लेते हैं। जय हो बिहार की, जय हो बिहार की जाति की। जी बिल्कुल, आप सच सुन रहे हैं। यह बात इसलिए है कि बिहार सरकार की, इंजीनियर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के द्वारा कराए गए जाति जनगणना को लेकर जो आशंका थी वह प्रत्यक्ष तौर पर अब सामने दिखने लगा है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया जाति आधारित इस जनगणना के परिणामों में निकले तथ्यों को लेकर एक दूसरे से वैचारिक युद्ध करते हुए अब शब्दों का भी प्रयोग करने से नहीं चूक रहा है। बात को आगे बढ़ाएं इसके पहले एक राजनैतिक नारा आपको आपके सामने छोड़ दे रहे हैं, आपके सोचने के लिए। सन 80 के दशक से 90 तक, जिस दौरान इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक नारा लगता था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, जाति विहीन समाज की। तो इन मुद्दों पर आपसे आगे अपनी बात आपके सामने रखेंगे। इसके पहले बिहार की इस जनगणना के परिणामों के बाद जाति आधारित जनगणना की पूरे देश में मांग करने वाली कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कदर हमलावर हुए, उसने 2024 के महासंग्राम, चुनावी महासंग्राम की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। 2024 का परिणाम आने में अभी करीब 7 महीने बचे हुए हैं। इस दौरान जो होने जा रहा है वह प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ में हुई जनसभा में साफ हो गया कि क्या होने वाला है। और तमाम बातें आएंगी, जाएंगी, उठेंगी, सुनी जाएंगी, कही जाएंगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन केंद्र में यही होगी, जाति। हिंदू समाज की पहले से ही खंड खंड विखंडित हो चुकी जाति। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह भाषण सुन लीजिए, और इसे केवल भाषण मात्र मानकर मत सुनिएगा। एक एक शब्द पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। उन शब्दों के हजार हजार मायने हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, का सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है, और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा, और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी शैली में जवाब दिया है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे
कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ तौर पर इंगित कर दिया कि 82 बनाम 18 कांग्रेस और गैर एनडीए दलों की ओर से हिंदू समाज की अलग अलग जातियों की संख्या गिनाकर उनमें एकजुटता के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हालांकि यह भी साफ है कि ओबीसी और एससी की सभी जातियां न कांग्रेस के साथ हैं और न ही राजद के साथ हैं, न जदयू के साथ हैं, न समाजवादी पार्टी के साथ हैं, न बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, न ही किसी अन्य पार्टियों के साथ हैं। हालांकि यह भी सच है कि ओबीसी और एससी एसटी की अधिसंख्य जातियां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं के पक्ष में वोट करते रही है पिछले 2 आम चुनावों से, जिनका नतीजा, जिनका परिणाम है कि केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी विराजित हैं। मोदी प्रधानमंत्री के पद से हट जाएं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से हट जाए,
यह पूरा चक्र कुचक्र षड्यंत्र आप जिसे कह सकते हैं इसीलिए रचा गया है, जिसमें हिंदू यानी करीब देश की 82% के वोट एक साथ एक तरफ या इसके अधिसंख्य वोट किसी एक तरफ ना जाने पाए, इनको जातियों में अलग अलग करके विखंडित कर देना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाए। आप कुछ और बातों पर भी गौर करिए कि प्रधानमंत्री ने गरीब जाति का उल्लेख किया। आखिर गरीब जाति कौन है? जो जाति जनगणना हुई इसमें कोई जाति ऐसी नहीं है जो गरीब के नाम पर हो, तो फिर प्रधानमंत्री ने गरीब जाति का उल्लेख क्यों किया है? आप खुद समझदार हैं, गरीब किसी एक जाति में नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या उनके परिवार के किसी सदस्य को गरीबी की श्रेणी में रखा जा सकता है? लालू यादव या उनके परिवार के सदस्यों को, उनके रिश्तेदारों को गरीबी की श्रेणी में रखा जा सकता है? कोई भी सांसद, विधायक या एमएलसी या आईएएस आईपीएस अफसर जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आया है उसे गरीब की श्रेणी में रखा जा सकता है? कोई भी राज्य लोक सेवा आयोगों से चयनित ग्रुप बी का अफसर जो इन्हीं आरक्षित ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का लाभ लेकर चयन होकर नौकरियों में आया है, क्या वह गरीब की श्रेणी में है? क्या ब्राह्मण और क्षत्रियों में जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए भी नहीं है वह गरीब नहीं है? वह गरीबी की श्रेणी से बाहर है? या जाति आधारित जनगणना में वह भी आरक्षण के कहीं हकदार हैं? ब्राह्मणों में भी, क्षत्रियों में भी, भूमिहारों में भी, कायस्थों में भी गरीब हैं, और कई तो इस कदर गरीब हैं जिनको सुबह का भोजन मिलता है तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं है। यह इसे किसी को देखना हो तो गाँव में सर्वे करे, उन गाँवों में सर्वे करे जिन गाँवों में ब्राह्मणों की आबादी ज़्यादा है, उन गाँवों में सर्वे करे जिन गाँवों में क्षत्रियों की आबादी ज़्यादा है। तमाम ऐसे काश्तकार हैं, तमाम ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा 1.5 बीघा भी ज़मीन नहीं है, सिर्फ गांव में रहते हैं, शहर में आने का उनके पास किराया नहीं। तमाम तो क्षत्रिय ब्राह्मण मजदूरी करते हैं। ऐसे लोग क्या गरीब नहीं कहे जाएंगे? खैर, प्रधानमंत्री ने गरीब जाति का उल्लेख किया तो हम आपको यह बता रहे थे। सच यह है कि सुविधाएं वंचित, शोषित, गरीब और पीड़ित को मिलनी चाहिए, ना कि ओबीसी या एससी एसटी श्रेणी के आरक्षण का लाभ उठाकर सांसद, विधायक, मंत्री ग्रुप ए या ग्रुप बी का अफसर बन चुके लोगों को उनकी जाति के कारण मिलना चाहिए। आप यह जानकर हैरत में पड़ेंगे, सोच में पड़ेंगे और किताबें पुरानी पलटिएगा। कथित समाजवादियों की जिस समाजवाद के नाम पर इस जाति का आरक्षण या जाति की जनगणना की गई है, इन कथित समाजवादियों के गुरुओं के विचारों को पढ़िएगा। वह लगातार जाति विहीन समाज की बात ही करते रहते थे। उनका एक ही ध्येय था कि समाज से शोषित वर्ग समाप्त हो, गरीबी दूर हो। कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक गरीबी हटाओ का नारा था, और जब वह गरीबी हटाओ का नारा था तब यह नहीं था कि उसमें एससी एसटी की गरीबी हटाई जाएगी, ओबीसी की ही गरीबी हटाई जाएगी, सवर्णों में जो गरीब हैं उनको गरीब रहने दिया जाएगा, ऐसा कोई नारा नहीं था। और
एक तथ्य और जान लीजिए, आज की तारीख में जो वामपंथी हैं, कथित वामपंथी हैं, यह भी जात आधारित जनगणना की पूरे देश में कराने की मांग कांग्रेस की तरह कर रहे हैं। वामपंथियों के आम धरना प्रदर्शन जुलूस में तख्तियां आप देखते रहे होंगे या अब भी कहीं देखेंगे तो उसमें उल्लेख क्या होता है? गरीबी, वंचित, शोषित, पीड़ित को न्याय दिलाइए। आखिर क्या गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित केवल SC ST में है, केवल OBC में है? सवर्णों में क्या यह नहीं है? बहुत बड़ी संख्या है जो सवर्णों में भी यह शामिल है। और मज़ेदार बात तो यह है कि वामपंथी आंदोलन के नेताओं में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है। आप उनके इतिहास को उठाइए, देखिए, तो इस बात को कहने वाले, इस मुद्दे को उठाने वाले कोई SC ST OBC के नेता कम मिलेंगे। ब्राह्मण समाज के बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और वामपंथी आंदोलन को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत में। वही लोग गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित की बात करते रहे, उठाते रहे, लेकिन इस पूरी हिस्से से, नए दौर की राजनीति से उनको परिदृश्य से बाहर कर दिया गया है। इन कलयुगी नए वामपंथियों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इनके पुराने नेता जिन गरीबों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों की बात करते थे, जो जाति से ब्राह्मण थे, वह किसकी बात करते थे? केवल क्या जातियों में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित ढूंढते थे या कि पूरे समाज के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित की बात करते थे? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब जाति, तो वह गरीब जाति इन सभी वर्गों में शामिल है। पूरे समाज में यह है। कुछ लोग हैं जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, सबके पास पैसा नहीं है, और गरीब सभी जातियों में है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि सरकारों को यह प्रबंध करना चाहिए, जो भी किसी भी जाति में गरीब हों, उनकी पूरी शिक्षा, उनका पूरा इलाज, उनके रहने खाने का प्रबंध, उनके कपड़ों का प्रबंध, उनके आवास का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। वह जाति देख कर नहीं करना चाहिए। आरक्षण भी यदि मिले तो गरीब को मिले, ना कि ऐसे लोगों को मिले जो आरक्षित वर्ग में पैदा तो हुए लेकिन वह अरबों के स्वामी हैं, करोड़ों के स्वामी हैं। वह आरक्षण के योग्य नहीं है, लेकिन जाति में पैदा होने के कारण आरक्षण की सुविधा पा रहे हैं। और गरीबी जाति देखकर नहीं आती। गरीब सभी वर्गों में है, सभी संप्रदायों में है। सभी गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ना कि जाति में पैदा होने के आधार पर मिलना चाहिए। कोई IAS अधिकारी यदि हो गया, IPS हो गया, तो वह किस आधार पर उसके पाल्यों को उसकी जाति की आरक्षण की सुविधा मिलती है? सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। खैर, यह मुद्दा बेहद गंभीर है, संवेदनशील है, और मैं किसी कटुता या पीड़ा की वजह से यह बातें नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब जाति का उल्लेख किया है। राजनीति के केंद्र में 2024 के चुनाव के केंद्र में गरीबी बनाम अमीरी का शंख बजने वाला है। राजनीति इसी के इर्द गिर्द रहेगी। वास्तविक रूप में भारत में एक जाति के तौर पर चिन्हित होनी चाहिए केवल दो, गरीबी और अमीरी। अगले वीडियो में हम किसी और नए विचार के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।